Welcome to Conquer IS. Government of India GOI Act 1935 MPPSC 2020 जिसका एग्जाम 11 अप्रैल को होने वाला है। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में इसमें सिलेबस में जो दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और गवर्नमेंट इंडिया ऑफ एक्ट 1990 दो एक्ट दिए हुए हैं। हालांकि हम जितने एक्ट हैं हमने सभी को कवर किया, हमारी पिछली क्लासेस में हो चुकी हैं। हमने मेन सब कवर किया हुआ है, ठीक है, जो ये एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। ये अधिनियम भारत में पूर्व उत्तरदायित्व सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज है जिसमें 331 धाराएं, 21 धाराएं, 10 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत में पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि यह लंबा और विस्तृत दस्तावेज है। क्योंकि अगर दोस्तों मैं अगर आप प्रेजेंट की बात करूं तो 1935 एक्ट की बहुत सारी धाराएं और बहुत सारी अनुसूचियां डायरेक्ट 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 से ले ली गई, क्योंकि 1935 में संविधान की धाराएं और अनुसूचियां लाई गई। तो ये एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, ठीक है। इसके हम आज नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट पढ़ेंगे। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना है। यह अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 अनुसूचियां, संघीय सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय, समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है। मतलब दोस्तों मैं अगर ये बोलूं कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई माना है। इस अधिनियम में केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय हैं, राज्य सूची में 54 विषय हैं, समवर्ती सूची में 36 विषय हैं। तो दोस्तों संघ सूची का मतलब इसमें केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची में केंद्र प्लस राज्य सूची राज्य का मिलकर कानून बनाएगी। तो दोस्तों ये आज भी 7वीं अनुसूची में विद्यमान है, प्रेजेंट में भी, क्योंकि वहाँ भी संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अपशिष्ट शक्तियाँ हैं। तो अपशिष्ट शक्तियों में अगर इन तीनों से सूची से अगर कोई चीज़ छूटती है तो उसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी, ठीक है। तो 1935 के अधिनियम में संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, और अखिल भारतीय संघ में जो राज्य और रियासतों को एक इकाई माना है। एक इकाई मतलब दोस्तों यहाँ पे एक मतलब चाहे वो रियासत हो चाहे वो राज्य हो, एक ही इकाई की तरह हमको माना है, ठीक है। तो 1935 एक्ट में 311 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी, जिसमें अखिल भारतीय संघ के लिए राज्य और रियासतों को एक इकाई माना है। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 अनुसूचियां हैं। इकाई मतलब यहाँ पे राज्य सरकार दोस्तों।
संघीय सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय। समवर्ती सूची में जिसमें मतलब कि संघीय सूची और राज्य सूची दोनों मिलकर, केंद्र और राज्य मिलकर दोनों कानून बना सकते हैं। इस तरह शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जो आज भी हमें ऐसा परिलक्षित होता है कि आज भी 1935 के अधिनियम के आधार पर ही संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, अवशिष्ट शक्तियां वायफराय को दी गई हैं। और आज प्रेजेंट में क्या है दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, तो ये केंद्र सरकार के पास है, लेकिन केंद्र सरकार के पास है, लेकिन उस समय वायफराय के पास थी। ठीक है, हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देश की रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। क्योंकि देखो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ बताया कि अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय मतलब अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जिसमें आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब पूरा अखंड भारत है। उस समय कोई ऐसा केंद्र में सत्ता में नहीं था, ये पूरा भारत का में ही आता था। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ, उसी 14 अगस्त को पाकिस्तान जो और बांग्लादेश अलग हुआ। बांग्लादेश तो 1972 के बाद आया थी, पहले पूर्वी पाकिस्तान वो पश्चिमी पाकिस्तान था। ठीक है, और म्यांमार सब ये अखंड भारत का हुआ। तो यहाँ क्या बोल रहा, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई माना है। तो देखो दोस्तों, जो यहाँ रियासतें थी तो इनने इनकी बात नहीं मानी, तो इसलिए जो ये संघी मैं आपको बता रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर ये कभी अस्तित्व में नहीं आया। अवशिष्ट शक्तियां वायफराय के पास थी, जो कि आज के केंद्र के पास है। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट। 1935 का अधिनियम में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया। ठीक है, तो द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया। ठीक है दोस्तों, समाप्त कर दी गई। तब प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायित्व मंत्रियों को सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में समाप्त कर दी गई। दोस्तों, थोड़ा सा इस पॉइंट को आप समझिए। देखिए, 1935 का अधिनियम, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया। और प्रांत में स्वायत्तता का शुभारंभ, मतलब ऑटोनॉमी दी गई कि आप अपने आप में स्वायत्त हैं। जैसे प्रेजेंट में आज एमपी गवर्नमेंट अपने आप में वो स्वायत्त है, मतलब कि स्वायत्तता की शुरुआत की गई, या कि यूपी कोई अन्य राज्य वो स्वायत्त है। हालांकि केंद्र सरकार भी काम करती है, लेकिन मतलब यहाँ पे प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई, क्योंकि द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया और अपने राज्यों के दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार दिया गया है।
इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना की। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। ठीक है, अब राज्य को उत्तरदायी सरकार की स्थापना, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायित्व मंत्री की सलाह पर काम करना। उत्तरदायी सरकार मतलब गवर्नर राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायित्व मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। ठीक है, तो प्रांतीय स्वायत्तता, राज्य उत्तरदायित्व सरकार, गवर्नर जो है राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों के सलाह पर काम करना आवश्यक था। जो गवर्नर है वो राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायित्व मंत्रियों के सलाह पर काम करना आवश्यक था। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये व्यवस्था कब से कब तक चली? तो ये व्यवस्था केवल 1937 टू 1939 तक चली, फिर 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो प्रांतीय स्वायत्तता आई, राज्य उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेगा और गवर्नर राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायित्व मंत्रियों के सलाह पर काम करना आवश्यक है। जो गवर्नर है राज्य की विधान परिषद के उत्तरदायित्व के लिए मंत्री परिषद के सलाह पर काम करना आवश्यक था, लेकिन ये केवल 1937 से 1939 तक था और 1939 में समाप्त कर दिया गया। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्लियर हो गया होगा, और द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। क्या दोस्तों, मैं अगर आपसे बोलूं तो द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो पहले द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया, प्रांतीय स्वायत्तता आई, इसमें राज्य की स्थापना हुई, उत्तरदायित्व सरकार, गवर्नर का जो है राज्य की विधान परिषदों के लिए उत्तरदायित्व मंत्रियों के सलाह पर काम करना आवश्यक था। लेकिन ये व्यवस्था कब तक थी? 1937 से 1939 तक। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट, इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया, परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू न हो सका। 1935 में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, 1935 में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लोकसभा प्लस यहाँ राज्यसभा, तो संघीय विषयों पर मतलब केंद्र के संघीय विषयों पर केंद्र और राज्य के बीच स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि ये जो प्रावधान है कभी लागू नहीं हुआ। समझ में आई दोस्तों बात? तो 1935 में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। दोस्तों आप समझिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ। ठीक है, बल्कि प्रांतीय में स्वायत्तता मतलब द्वैध शासन समाप्त करके उनको स्वायत्तता दी गई और राज्य उत्तरदायी सरकार के लिए गवर्नर को राज्य विधान परिषद में उत्तरदायित्व के लिए मंत्रियों को सलाह पर कार्य करना आवश्यक था। तो ये केवल 1947 से 1939 तक था, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कभी भी नहीं आई। ठीक है दोस्तों,
कि कभी लागू नहीं हुआ। आपको समझ में आ गया होगा। तो जो 1937 टू 1939 में जो ये प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, प्रांतीय स्वायत्तता की और उत्तरदायित्व सरकार की, जो मतलब इसमें 11 राज्यों में से 6 में द्विपदनी व्यवस्था, ठीक है। इस प्रकार बंगाल, दूसरा बॉम्बे, तीसरा मद्रास, चौथा बिहार, पांचवा संयुक्त प्रांत, छठवां आसाम में द्विपदनी विधान परिषद और विधानसभाएं बनाई गई। हालांकि सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी जुकाम हो गई है, ऐसा लग रहा। तो 11 राज्यों में से द्विसदनी व्यवस्था आरंभ किया गया। इसमें बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत मतलब दोस्तों आज का यूपी, ठीक है, आसाम, ठीक है, आज का आसाम में दोस्तों आपका त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, ये सब आसाम में ही आते थे। आसाम से विघटन हुआ है, ठीक है। और बंगाल में पश्चिम बंगाल, ठीक है, और आज का बांग्लादेश, सब ये बंगाल में आते थे। तो 11 में से 6 में द्विपदनी व्यवस्था, जैसे दोस्तों आज भी विधान सभा और विधान परिषद है। तो विधानसभा जहाँ है तो वहाँ एक पदनी, जैसे एमपी में एक पदनी है विधानसभा, वैसे विधान परिषद जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में द्विपदनी व्यवस्था है। हालांकि जेएनके में भी थी, लेकिन जेएनके में केंद्र शासित प्रदेश बनने की वजह से वहाँ विधान परिषद नहीं है। तो कहने का मतलब 1935 का जो एक्ट था कहीं न कहीं आज भी परिलक्षित होता है और बहुत सारे एक्ट लिए गए हैं। तो द्विपदनी विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे, जो ये हैं इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे, ठीक है। तो जो विधानसभा, विधान परिषद टोटल 11 राज्यों में, टोटल कितने राज्य थे दोस्तों? तो 11, जिसमें से 6 में ये विधानसभा और विधान परिषद थी, जिसमें बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, आंध्र प्रदेश, आसाम सॉरी। तो इसमें द्विपदनी विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई। हालांकि इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था का सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की। 1935 में इसमें दलितों और जातियों और महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का विस्तार किया। दोस्तों पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कब आया दोस्तों? तो 1909 का अधिनियम, मार्ली मिंटो एक्ट, ठीक है। मार्ली मिंटो एक्ट, मार्ले सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। तो वायसराय को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक माना जाता है। तो 1909 के अधिनियम के आधार जैसे था तैसे 1935 में दलित जातियों के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों केवल मुस्लिम वर्ग के लिए था। किसके लिए था? मुस्लिम वर्ग के लिए था 1935 लखनऊ का। लेकिन यहाँ दलितों जातियों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 6 पॉइंट,
इसने भारत शासन अधिनियम 1958 द्वारा स्थापित कर भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड में भारत सचिव को फलाहों पर टीम मिल गई। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम द्वारा इसने भारत शासन अधिनियम 1958 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों को टीम मिल गई। ठीक है। 7, इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिल गया। तो 1935 का अधिनियम मताधिकार का विस्तार किया गया। हालांकि पहले मताधिकार का विस्तार किया गया। ठीक है दोस्तों, लगभग 10% की जनसंख्या को मत देने का अधिकार दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट 8वां, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और शाख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया रिजर्व बैंक की स्थापना क्या की दोस्तों? आरबीआई की। तो 1935 एक्ट के तहत की गई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंतर्गत 1935 के अधिनियम के अंतर्गत मुद्रा और शाख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की। ठीक है, ये भी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। 1935 का अधिनियम न केवल संघ लोक सेवा आयोग इसको बोलते हैं संघीय लोक सेवा आयोग एंड प्रांतीय लोक सेवा आयोग, दो से संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो इसकी स्थापना 1935 अधिनियम के तहत की गई। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, तो मतलब 1935 का जो अधिनियम है तो इसमें संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात की गई। ठीक है दोस्तों। लास्ट पॉइंट, इसके तहत 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ा दिया। 1935 का अधिनियम ये भारत में पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार के गठन के लिए एक मिल का, तो आपको सॉरी तो दोस्तों इसमें हाईलाइट कर देता हूं। 1 मिनट कलर चेंज। भारत में पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार की गठन की बात की गई और इसमें 321 धाराएं हैं, 10 अनुसूचियां हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। संघीय सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपको, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास थी। ठीक है। द्वैध शासन, प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया लेकिन प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। ठीक है। अब उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना जो 1937 से 39 तक थी और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई जो संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों पर, हालांकि ये कभी लागू नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों। राज्यों 11 राज्यों में से 6 में द्विपदीय व्यवस्था थी जो इस प्रकार है: बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, आसाम,
इसमें विधान परिषद और विधानसभा बनी, ठीक है। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसमें सबके लिए था। 1909 में केवल मुस्लिम वर्ग के लिए था, ठीक है। अब इसमें दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए 1935 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, ठीक है। और इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया, लगभग 10% जनसंख्या को लाख के मत का अधिकार। और इसमें आरबीआई की स्थापना की गई दोस्तों। एक मिनट। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसमें संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई। और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।